कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप सुनाइए, जी। सर्दी का मौसम है, तबीयत कैसी है? नमस्कार। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं आदरणीय गोविंद कांडा जी। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप सुनाइए, जी। सर्दी का मौसम है, तबीयत कैसी है? बढ़िया। नमस्कार बढ़िया जी। हाँ जी सर, सबसे पहले तो अपने जन्म और माता पिता के बारे में बताइए। बहन जी, मेरा जन्म सिरसा में हुआ है और बादरा बाजार की गली खजांचियों वाली में हमारा पुराना मकान है, जहाँ अभी आज भाई गोपाल कांडा का हरियाणा लोकहित पार्टी का जो ऑफिस है वो पहले हमारा मकान होता था। जी जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ है। पिता श्री श्री मुरलीधर जी एडवोकेट हैं और माता श्री श्री राधा देवी थी, और वृंदावन से मेरी माता श्री होती थी। जी। तो तीनों भाइयों के नाम, पूरे परिवार के नाम, क्योंकि माता जी वृंदावन होने के कारण माता जी ने हमें गोपाल, गोविंद, छोटे भाई का नाम मोहन, ऐसे पूरा परिवार उसी पे रखा हुआ है, वृंदावन पे। जी जी। तो बचपन कैसे गुजरा, कैसे परिवार के हालात थे, और पढ़ाई के बारे में भी बताएं। कि मुझे आज भी वो याद है कि जब पिताश्री शाम को 4 बजे कोर्ट से आते थे, कोर्ट से आने के बाद वो 1 घंटा आराम करते थे। आराम करने के बाद वो जब अपने ऑफिस से इसारिया बाजार से निकलते थे तो एक चांदनी चौक में पुराना कटला होता था सेठ नंदलाल का, वहाँ जाते थे। उस कटले के बाद रोड़ी बाजार में जाते थे, मीना बाजार में। उनका रूटीन का डेली का एक चक्कर लगता था, और शाम को मैं उनके साथ बाजार में जाता था, क्योंकि वो आरएसएस के प्रमुख थे। तो उस नाते से वो अपने जो आरएसएस के लोग थे उनसे मिलने के लिए वो शाम को जरूर निकलते थे वहाँ से। तो वहाँ से उनसे मिलकर आने के बाद वो अपना ऑफिस में बैठते थे। हम शरारत करते रहते थे ऑफिस में, लोग आते जाते थे ऑफिस में। उसके बाद 78 में पिताजी एक्सपायर हो गए। 79 में हमने काम शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया। जी जी। और 79 से करीबन 99 मानो 2000 तक हमने बिजनेस किया है, व्यापार किया। और उसके बाद भाई गोपाल कांडा जी 98 में गुड़गांव चले गए, और मैं 2001 में बाबा जी की कुटिया में बाबा जी ने मुझे सेवा दी। 2 साल तक मैं बाबा जी के साथ ही कुटिया में रहा था, दिन रात। उसके बाद जब बाबा जी चोला छोड़ कर गए तो उन्होंने कहा था ये कुटिया की चाबी ले और कुटिया को संभाल के रखना अच्छी तरीके से। जी जी। उसके बाद से मैं यहीं कुटिया पे रहता हूँ। जी जी। 2001 से लेके अब 2024 जाने वाला है, तो आज तो यहीं मैं कुटिया में रहता हूँ। अगर ऐतिहासिक स्थानों की बात करें तो देखो, श्री तारा बाबा जी कुटिया का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। और इस कुटिया के बारे में जानकारी दें। श्री तारा बाबा जी से आप कैसे मिले, और कितने साल आपने उनके साथ बिताए? बाबा जी से तो हमारे पारिवारिक, मतलब हमारे पिताश्री, इनके जो गुरुजी थे बाबा बिहारी जी, मेरे पिताश्री बाबा बिहारी जी के शिष्य थे। बाबा बिहारी जी के शिष्य हुए बाबा शिवराम जी, बाबा तारा जी। और जब बाबा बिहारी जी चौड़ा छोड़ गए थे तो उसके बाद लगातार बाबा जी के पास यहाँ आना जाना रहता था पिताश्री का। तो हम जब पिताश्री या माताश्री के साथ, ये बहुत पुरानी बात है 1975-76 की, जब हम यहाँ आते थे जी। जब पूरा ये इलाका जंगल में तब्दील था, और एक जैसे खेतों में खाड़े होते हैं, उस खाड़े के ऊपर जो पगडंडी है, उस पगडंडी पे चलकर यहाँ आना पड़ता था। कोई रास्ता नहीं था कुटिया में आने का, तो उस पगडंडी के सहारे यहाँ कुटिया में आते थे। और वो खाड़ा भी जमीन से 5 फुट ऊपर था, तो बड़ा डर लगता था। तो यहाँ आकर खेल कूद करते थे, माताश्री पिताश्री बाबा जी के पास बैठ जाते थे, और हम यहाँ बच्चे बच्चे मेंढक पकड़ते थे। खाड़ा चलता था पानी का, ठंडा ठंडा पानी, उस टाइम खेतों में फसलें लहराती थी, तो अच्छा लगता था। यहाँ उसी टाइम से पिताश्री के साथ से आना जाना था। और उसके बाद लगातार हमारा परिवार यहाँ आता रहा। और उसके बाद भाई गोपाल कांडा जी लगातार आते थे यहाँ। भाई गोपाल कांडा जी पे बाबा जी का बहुत बड़ा स्नेह था, प्यार था। और उसको देखते हुए बाबा जी ने मुझे सेवा दी, और सेवा के बाद लगातार हम यहाँ बाबा जी के आश्रम में यहीं
तारा बाबा कुटिया आज देश प्रदेश ने पूरे वर्ल्ड में आज तारा बाबा कुटिया का नाम है। और जो लोग दूर दूर से चलकर आते हैं, किसी के रिश्तेदार या कहीं भी, यहाँ बड़े बड़े संत, महात्मा, कथावाचक, भजन गायक, ये बाबा जी ने बुला बुलाकर समय समय पर अपनी कुटिया पे सिरसा की जनता का मतलब उनको आशीर्वाद देकर भजनों की गंगा बौछार कर कर यहाँ उनका कल्याण भी किया है, उनको आशीर्वाद भी दिया है। तो आज पूरे वर्ल्ड में तारा बाबा कुटिया के नाम से, अगर आप, हम कहते हैं नेट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे तो भी देखेंगे कि तारा बाबा कुटिया को लोग, और यहाँ बहुत लोग सुबह से लेकर शाम तक एक मेला लगा रहता है बाबा जी के आशीर्वाद। जी जी। कांडा परिवार पर एक खास आशीर्वाद, पूरा सिरसा कहता है कि खास आशीर्वाद बाबा जी का मिला हुआ है। कोई खास ऐसी पूजा भक्ति भी है जो बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए की जाती है? कहते हैं भी कांडा बंधु मांगते बाद में मिल पहले जाता है। नहीं, ऐसा बाबा जी से उनका आशीर्वाद ही है, प्यार है। और कोई भी संत, महात्मा, ऋषि मुनि या कोई भी हम देवी देवता या अपने पितरों से एक आस्था होती है, आस्था के हिसाब से काम किया जाता है। और कभी भी, मैं तो ये, हमारा और हमारे परिवार का, भाई गोपाल कांडा जी का ये कहना है कि हम किसी से क्यों मांगे जी। जब हम उनको कहते हैं वो भगवान है और सब अंतर्यामी है, वो जानते हैं, तो उनको पता है भी हमें क्या चीज की जरूरत है, वो अपने आप देते हैं। हमें किस चीज की कब कितनी जरूरत है, किस हिसाब से, तो वो अपने आप करते हैं। हम सिर्फ उनकी सेवा करते हैं। एक आस्था है हमारे अंदर, पारिवारिक आस्था, जो हमें हमारे पिताश्री माताश्री से हमें मिली हुई है। हम सेवा कर रहे हैं और वो, उनको पता है भी आज उनको क्या चीज़ की जरूरत है, तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, हम कभी मांगते भी नहीं है। वो अपने आप अपनी इच्छा के हिसाब से देते रहते हैं। जी। कुटिया के अंदर खास तौर पर शिवलिंग पर कहा जाता है कि काफी खास शिवलिंग है वो यहाँ पर रखे गए हैं। उनकी क्या कहानी है? जैसे अलग अलग शिवलिंग है वो यहाँ पर विराजमान है, और शिवालय के अंदर जो शिवलिंग लगा हुआ है उसकी पूरी कहानी क्या है, वो कहाँ से लेकर आए आप? देखिए, यहाँ एक शिवलिंग तो श्री बाबा तारा जी की जो समाधि स्थल है, जहाँ बाबा जी विराजमान है, उनके साथ रखा हुआ है, वो पारे का शिवलिंग है जी। और पारे के शिवलिंग के साथ गंधक की, पारे के शिवलिंग, इतने बड़े शिवलिंग हो सकता है इंडिया में 5-7 होंगे, इतना बड़ा जो शिवलिंग है पारे का, उसके साथ जो गंधक की बेदी के साथ है, ये मैं मानता हूँ, मेरे अपने विचार है कि ये इंडिया में 1-2 ही होंगे। जी जी। गंधक की बेदी के साथ माँ पार्वती माना गया है, माँ गंधक की बेदी को, और भगवान भोलेनाथ वहाँ उस पर विराजमान है। तो ऐसा ये बहुत ही मतलब दुर्लभ शिवलिंग है जो जहाँ दर्शन होते हैं। और जब इसका मन करता है भोलेनाथ का, कोई भी किसी को आशीर्वाद देना है, कोई भी परिवार, तो उस दिन ये अपने आप में एक कलर भी चेंज करता है। जी जी। ये अपने अपने समय समय पर लोगों को दर्शन देते रहते हैं, कलर चेंज होता है। और जो एक शिवलिंग आप शिवालय देख रहे हैं, ये 71 फुट का ऊंचा शिवालय, अपने आप में बिल्डिंग भी मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड में एक ही बिल्डिंग होगी जी जी। जो एक शिवलिंग का आकार के टाइप की बिल्डिंग है ये, और एक ही पिलर पे खड़ी है। और उस पिलर पे खड़े होने के बाद एक शिवलिंग के आकार की जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर 2 पैड़ी चढ़ाई गई, एक नाग रूपी पैड़ी चढ़ती है, एक क्योंकि शिवलिंग क्रॉस नहीं होता तो दूसरी तरफ से नीचे उतरी है। तो लोग दर्शन करने जाते हैं। अंदर देखोगे आप कितना चांदी का काम किया हुआ है अंदर, चांदी से उसको, और जो जलेरी है जहां भोलेनाथ विराजमान है शिवलिंग के रूप में, ये जलेरी भी मेरी ख्याल से, क्योंकि जो इसका श्रृंगार है ये महाकाल के जैसा हम श्रृंगार करते हैं, महाकाल जितना ही बड़ा शिवलिंग है उतनी बड़ी ही हमने जलेरी बनाई है। तो मतलब अगर हम उसको देखें तारकेश्वरम धाम के नाम से, तो आप देखेंगे कि महाकालेश्वर और तारकेश्वरम, आपको ये लगेगा कि यहाँ मेरे ख्याल से अब कितने 18-19 साल से यहाँ 2006 में 23 जुलाई को इसका मुहूर्त हुआ था 2006 में। उसके बाद लगातार शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक हो रहा है, काशी के ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ उसी टाइम से, तो लगातार सवेरे डेली रुद्राभिषेक और ये चीजें, ये अपने आप में एक शिवलिंग है। जैसे शिवलिंग भी नंदेश्वर है, ये नर्मदा नदी से निकलते हैं जी। और मुझे दृष्टांत दिया कि मैं को लेके आओ, मैं वहाँ हूँ, मैं जा गया वहाँ पे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, और वहाँ जाकर मुझे इतने बड़े जो शिवलिंग उस टाइम मिले, मैं लेके आया खुद। उन्होंने मुझे दृष्टांत दिया कि मैं यहाँ हूँ और आप मुझे लेके जाए और मेरे को स्थापित करें। मतलब आपको सपने में दिखे? सपने तो मैं जी, नहीं,
प्रत्यक्ष में जी जी मैं गया हूँ, जाके हम लेके आए हैं, हमारे कुटिया के सेवक गए हैं, उनको भी पता है सारा, साथ गए हम कैसे लेके आए हैं उनको, कैसे आके यहाँ स्थापित किया है। उसके बाद लगातार इसके अंदर शिवलिंग में भी एक चीज है, जी कभी आप ऊपर जाएंगे देखेंगे, आप पंडित जी को बताएंगे, क्योंकि हम पूरा श्रृंगार जो महाकालेश्वर में हो रहा है उज्जैन में, हम वही श्रृंगार करते हैं डेली, वैसे ही पूजा करते हैं, हम वही सब कुछ करते हैं। तो अगर आप पंडित जी को कहेंगे तो वो थोड़ा सा हटा के दिखाएंगे आपके अंदर, उसके अंदर साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है शिवलिंग में। उसमें त्रिशूल नजर आएगा आपको, जी जी और डमरू नजर आएगा, पूरा एक सर्प नजर आएगा। तो पूरा शिवलिंग के अंदर जो शिव परिवार है वो पूरा का पूरा उसमें विराजमान है शिवलिंग में। तो ऐसी चीजें, अद्भुत शिवलिंग है ये, लाखों करोड़ों में कभी कभी एक आधा मिलता है, जी ये भी जी प्रभु की कृपा से। तो वो तारा बाबा कुटिया में विराजमान है। बाकी एक बाबा जी की कुटिया में आप देखते हैं कि गुफा है, उसके अंदर सभी देवी देवताओं के लगे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, संत महात्माओं से लगे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग लगे हैं। और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग के बाद एकदम भगवान भोलेनाथ के चरणों में खुलती है वो गुफा। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम देखें, क्योंकि हमने गाइड नहीं रखा हुआ कुटिया पे, क्योंकि कभी कोई हमारे साथ कोई जाता है या मैं किसी के साथ जाता हूँ तो हम बताते हैं उसके बारे में, कुटिया के बारे में। क्या आप भी कभी कभी जाएंगे बहन जी तो आप देखना कि हमने ये दिखाया कि सभी संत महात्माओं से आशीर्वाद लेते हुए आदमी सभी जगह मंदिर में भगवानों से अपने आशीर्वाद लेते हुए, उसके बाद जब जो अंतिम आदमी पहुंचता है मुक्ति वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में पहुंचता है। जी जी तो हमने एक ऐसी चीज दिखाई है पूरी, एक मतलब आदमी की जीवनी के ऊपर भी, आदमी अपने कार्यकाल में पूरा जीवन घूमता रहता है मंदिर में और अपने संत महात्माओं में, ऋषि मुनियों में, लेकिन जब आखिरी में जाना होता है तो भोलेनाथ के चरणों में आखिरी द्वार खुलता है। तो हमने वो भोलेनाथ के चरणों में, जहाँ ये मेरे ख्याल से अभी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पहले तो ये जब बनी थी 2006 में जब उद्घाटन हुआ था, तो ये इंडिया की पहली मूर्ति है भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान है, 108 फीट की जी जी खड़ी मूर्ति। आपको हनुमान जी की, बुद्धा जी की ऐसे 108 फीट की और भी कुछ मिल जाएगी, लेकिन भोलेनाथ की 108 फीट की पहली प्रतिमा श्री बाबा तारा कुटिया में ये यहाँ पर विराजमान है, जहाँ भोलेनाथ आप देखते हैं कि यहाँ विराजमान है, उनके ऊपर से गंगा निकलती है और ऐसा मनमोहक दृश्य मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ है। शिवलिंग साथ में, नंदी 25-30 फुट के शिव नंदी रखे गए हैं, तो उसके वहां से होते हुए लोगों को जाना पड़ता है। वो हमने एक ऐसा चीज दिखाया है। और आप कभी जाएंगे आप देखेंगे कि आप अभी आप शिवालय पे जाएंगे या ऊपर नंदी के पास या भोलेनाथ के जाएंगे तो आप जाके देखना कि जो हमने ये जो लान बनाए हैं, 4 लान, जी जी बीच में एक फाउंटेन लगा हुआ है, ये लान भी आप कभी गूगल से भी देखेंगे हम्म तो ये हमने उस तरह से नहीं दिए, लेकिन सिंपल लान है। ये एक स्वास्तिक चिन्ह है, हम्म स्वास्तिक चिन्ह में 4 हिस्से जैसे स्वास्तिक चिन्ह के बटे हुए हैं, इस टाइप से हमने ये लान बनाया है। जी जी तो जो लोग अंदर जाते हैं ऊपर से देखते हैं उनको, क्योंकि ये चीजें, क्योंकि हमने गाइड नहीं रखा, कि अगर गाइड हो तो वो लोगों को, आने वालों को बताए कि ये ऐसी चीजें हैं यहाँ पर कुटिया में विराजमान। उसके बाद एक कितना बड़ा ये शेड है जिसके अंदर 50-60 हजार आदमी बैठकर यहाँ जो प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, कीर्तन होते हैं, भंडारे होते हैं, वो लोग वहाँ बैठकर अपना बाबा जी की कुटिया में आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ दूर दूर से लोग और आसपास के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के बहुत हमारे लोग यहाँ आते हैं और अपने बच्चे, स्कूलों के बच्चे यहाँ रेगुलर, यहाँ स्कूलों के बच्चे यहाँ आते हैं। स्कूलों से टूर मिलता है उनको, जो टूर में लेके यहाँ आते हैं बच्चे, यहाँ पर बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं पार्कों में और में अपना मनोरंजन करते हैं पूरा यहाँ। जी जी जैसे आपने भोलेनाथ की मूर्ति का जिक्र किया है, तो सुनने में आया है कि जो उसका माथे का तिलक वगैरह है वो भी सोने का निकाला गया है। ये जो भोलेनाथ का जो ये समझ लो कंगन है, कानों के कुंडल हैं, माथे का तिलक है। जैसे अभी आप कंगन की बात कर रहे हैं तो कंगन का साइज जो ट्रैक्टर का जो पिछला टायर होता है उतने बड़े हैं, जी जी लेकिन वो सोने के हैं, कुंडल सोने के हैं। माथे का तिलक है, वो भी आप तिलक को लगता है वो तिलक करीबन मेरे ख्याल से 3.5-4 फुट का तिलक है, जी 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 और उसकी ऊंचाई भी 1.5 फुट है, हम्म तो वो सोने का है। जी जी ये चीजें हैं यहाँ, भोलेनाथ की कृपा है, अपार कृपा है। तो और एक इसमें सर सुनने को मिलता है कि जब तारा बाबा जी ने आशीर्वाद दिया तो 4-5 लोग वहां पर मौजूद थे, तो एक वहां पर एक सट्टे का जिक्र भी आता है कि कांडा परिवार को बहुत बड़ा सट्टा दिया था उन्होंने, तब वहां से कहते भी विस्तार हुआ था। इसमें कितनी की सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। जी जी वहाँ जो बाबा जी बोलते थे, प्रवचन दे देते थे,
तो कुछ लोग यहाँ शरारती तत्व आते थे जी कि वो उनकी बात सुनकर सट्टा लगा देते थे, तो उनको सट्टा आ जाता था। जी जी। कुछ लोगों का अपना दिमाग काम करता है किस हिसाब से, जो जिनका जो धंधा होता है वो उस हिसाब से उनकी सोच होती है कि कई संत महात्मा के जाते हैं, उनके विचार सुनते हैं तो वो ऐसी चीजें मिलती है। तो वो ऐसा कुछ नहीं था। बाबा जी इसीलिए तो यहाँ लोगों को दर्शन ही नहीं देते थे। जी ना कभी वो बाहर आते थे कुटिया से, ना किसी को अंदर जाने देते थे। अब जैसे अगर आप घर से भी चल पड़े और हम सेवा कर रहे थे तो वो बताते देते थे कि वहाँ हैप्पी बहन जी आ रही है, उनके इतने बच्चे हैं, वहाँ की रहने वाली है, यहाँ है, अब यहाँ ब्याही गई है, यहाँ ससुराल है उसका, ससुराल में ये काम है, वहाँ ये काम है। ये सब चीजें बाबा जी वो यंत्रयामी थे, अपनी पहले दिव्य बता देते दृष्टि थे से सारा। देखते हुए सब कुछ बता देते थे। जी और आप जब यहाँ आते थे मोड़ पे जी जी। तो हम आपको बताते भी आप हैप्पी सिंगला जी हो, कहते हाँ जी, तो मैं काम करते भी बाबा जी ने आपका आया हुआ स्वीकार कर लिया और आप जाइए। जी क्योंकि जी बाबा जी ना तो किसी को दर्शन देते थे, ना वो अंदर जाने देते थे, ना जी, किसी को बाहर आते थे। जी जी वो तो अंदर ही अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ बताते थे। जी जी। तो आपको कितना समय मिला उनके साथ मैं 2 रहने साल का? तक बाबा जी के दिन रात उनके, मैं यहाँ 2001 में 15 जून 16 जून को यहाँ उनके पास आया था सेवा में, और 27 जुलाई 2003 में उन्होंने चौड़ा छोड़ा है। जब तक मैं यहाँ उनके साथ कुटिया में ही था, और उसके बाद से फिर कुटिया का विस्तार हुआ, फिर मैंने यहीं अपना मकान बना लिया, मैं यहीं कुटिया में, और मेरे को लगभग अब तो जैसे 24 साल से ऊपर हो गए 2001 के बाद से। तो मैंने कभी घर का खाना नहीं खाया, मैं कुटिया में ही बाबा जी जो अपने हाथ से खिलाते थे, आज भी हम वही प्रसाद खाते हैं जी जी और अपनी सेवा करते हैं, अपनी मौज। जितनी लोग सेवा करेंगे, एक आस्था का है, ये तो एक आस्था पे टिकी हुई है। लोग जाते हैं अपने आस्था के हिसाब से कहीं 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 कहीं, तो गुरुओं का नाम सबसे पहले आता है, गुरुओं की। ये गुरुओं की सेवा है, और गुरुओं से एक सेवा के बाद जो मेवा मिलता है वो है यहाँ पर ऐसा। जी जी कोई ऐसी कोई सट्टे बट्टे की बात नहीं है। जी ये जी तो जितनी लोग कहते हैं भी जितनी सेवा करेंगे उतना मेवा मिलेगा। और हम कभी किसी संत के पास जाएं, किसी ऋषि मुनि के पास जाएं, कोई भी हम कथावाचक के पास जाएं, हम कोई भी कथा सुने, तो सब में एक ही सार आता है कि आप दान दीजिए, सेवा कीजिए, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। तो वो चीजें हैं जी 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 यहाँ। बाबा जी की अपार कृपा है। आप भी जाइए अंदर, कुछ मांग के आइए, देखिए आपको मिलेगा तुरंत, अगर आपकी जी श्रद्धा है तो। जी जी जी। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर सब कुछ मांगना भी बेकार है, बिल्कुल, जाना भी बिल्कुल। बेकार है। जी अगर आपकी श्रद्धा है तो सब कुछ है। जी जी बिना ये श्रद्धा के हिसाब से काम होता है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप कितने चक्कर मार लो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो अगर आपकी श्रद्धा है तो वो एक बार भी आपको आना भी नहीं पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। जी। कोई ऐसा अद्भुत चमत्कार हो जो आज भी आपके लिए यादगार ये हो? अपने आप में चमत्कार ही है जी, तारा बाबा कुटिया। जी जी जहाँ कभी जंगल होता था, आज 25 एकड़ के अंदर यहाँ लोग उनके दर्शन करते हैं बाबा जी के। कभी इन्होंने लोगों को दर्शन नहीं दिए, आज खुले दर्शन दे रहे हैं, लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। जी जी। श्री तारा बाबा जी कुटिया के सेवक के साथ साथ राजनीति में भी आपका नाम आता है, तो राजनीति में कैसे आए, राजनीति के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? यहाँ हम सेवा कर रहे थे बाबा तारा जी की, और उस सेवा में हमने सोचा कि बाबा जी के आशीर्वाद से सेवा हम कर रहे हैं, जी लेकिन अगर हम राजनीतिक में जाएं तो यहाँ जो लोग पहले थे, कभी किसी ने कुछ किया नहीं, कोई काम नहीं किया, लोगों को गोलियां खिलाई, कोई काम नहीं हुआ। सिरसा का बहुत पिछड़ा हुआ सिरसा था, जी जी और इतनी नौकरियां भी नहीं लगी थी। तो जब भाई गोपाल कांडा जी ने और हमने विचार किया कि अगर हम राजनीतिक में जाएं, जी जी और राजनीतिक में जाकर सरकार का अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ लोगों के काम होंगे, लोगों की नौकरियां मिलेगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी। सिरसा बहुत पीछे था। आप 2009 से पहले का रिकॉर्ड ले लो सिरसा का, और 2009 के बाद का ले लो कि कितनी प्रोग्रेस। जब भाई गोपाल कांडा जी मंत्री बने थे तो उन्होंने मंत्री बनकर इतिहास बनाए थे कई तरीके से, कि आज अगर हम खेल कूद मंत्री बने, आज हम खेल कूद में जाएं, तो भाई गोपाल कांडा जी ने सबसे पहले अनाउंस किया था कि जिस गांव का बच्चा होगा उस गांव में मैं 25 लाख दूंगा, उस जो बच्चा है उसको मैं 1 करोड़ दूंगा, ऐसी चीजें, मैं उसको डीएसपी के पद दूंगा। ये भाई गोपाल कांडा जी की देन थी। जी जी जब वो लोकल बॉडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने देखा कि तनख्वाह नहीं मिलती है कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, और वो बहुत बुरी हालात थी कमेटी की। तो उन्होंने सबसे पहले कमेटी के ऊपर काम किया, भी कमेटी में कैसे बजट आए हरियाणा सरकार से, जी जी कि कमेटी से, क्योंकि हर चीज कमेटी से जुड़ी है, बिल्कुल। प्रोग्रेस होनी, सड़कें बननी, सब काम, लाइट लगनी, या तो फिर गोपाल कांडा जी ने सबसे पहले लोकल बॉडी में इसको सरकार में
अपने सरकार के हिस्से से जोड़ा कि यहाँ बिना मांगे बजट आए और लोगों की सैलरी मिले। जो कर्मचारी बेचारे सफाई करते हैं सारे दिन, उनको कुछ भी नहीं मिलता था, 6-6 महीने की तनख्वाह हो जाती थी, तो वो सैलरी मिले और ये प्रोग्रेस करे। तो अब 2009 के बाद जो प्रोग्रेस हुई है, जो भी जिस डिपार्टमेंट में भाई गोपाल कांडा जी रहे, उन्होंने उस डिपार्टमेंट को पूरा अच्छी तरह से देख के काम किया। जी जी तो उन्होंने काम किया सरकार में। यहाँ के जिन बच्चों की नौकरियां बनती थी, वो लोग पहले बेचारे पैसे लेते थे, पैसे देते थे, वो भाई गोपाल कांडा जी उनको मिठाई खिलाई पल्ले से, और जिनकी नौकरियां बनती थी, मेरी ख्याल गोपाल कांडा जी के टाइम, उस टाइम 5 साल में सिरसा जिला के 1500 बच्चे नौकरी लगे थे। जी जी तो ऐसी चीजें थी। और सबसे पहले जब राजनीतिक में आए तो लोग चंदा लेते थे, माड़ा लेते थे, ये चीजें हमने बंद करी। जी जी भाई जो राजनीति कर रहा है, आप वो क्यों किसी को चंदा दे? आप इतना बड़ा आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो वो एक विधायक बनता है और फिर काम करता है। इसकी जरूरत नहीं है, आप चंदा चुंदा मत दें किसी को भी, आप जी अपना काम करवाएं, अपना काम, ये चीजें सेवा करिए, लोगों को सेवा करके भाई गोपाल कांडा जी ने लोगों का दिल जीता और विकास करवाया। जी और विकास के अंदर भी वो काम सिरसा के अंदर हुए हैं जो लोग 50 साल से तरस रहे थे। हम जैसे पहले ने अग्रवाल धर्मशाला आज तैयार हो रही है, बहुत बड़ा मैं तोहफा उसकी दिया। गारंटी, मैं मेरे अपने विचार है, जी जी आप भी देखेंगे जाके उसकी, आप पूरी बनाना पिक्चर भी जाके हम्म वहां भी आप करना, कि पूरे मेरे ख्याल भारतवर्ष में ऐसी अग्रवाल समाज की पहली धर्मशाला है, वो सिरसा में है। जी दूसरी हमने उसके साथ ही लगती, आज वो सिरसा का दिल है। जी अगर आज उसको हम खरीदना चाहें तो वो शायद हमें 500 करोड़ रुपए में भी ना मिले, जी जो भाई गोपाल कांडा ने दी। अब एक राजनीति का शिकार हो रही है रोडवंश धर्मशाला। बिल्कुल बिल्कुल रोडवंश धर्मशाला और अग्रवाल धर्मशाला, दोनों को भाई गोपाल कांडा जी ने बराबर रख के दोनों को धर्मशाला दी। हालांकि अरोड़ा परिवार से एमएलए भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने ना तो अग्रवाल परिवार को धर्मशाला दी, ना अपने परिवार को रोडवंश को दी। लेकिन भाई गोपाल कांडा जी ने पहल करी कि दोनों समाज को धर्मशाला ही दी। आज हम देखें कि 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, बड़े बड़े अच्छे, बड़ी गंदगी होती थी। उसके बाद एक रेलवे पुल बना बड़ा, ये जो आप देख रहे हैं हमारे अंदर आने के लिए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेज की अब शुरुआत हो गई, शुरू हो गया है काम। जी उस पर भी लोग अड़चन डाल रहे थे, अपनी राजनीति कर रहे थे। कुछ लोगों ने जमीनें ले ली बैदवाड़ा में, वो लोग उसको बैदवाड़ा ले जाना चाहते थे कि जी बैदवाड़ा हम ले जाएं, वहां हमारी जमीनों के रेट ज्यादा हो जाएंगे। वो लोग ऐसे लोग थे, लेकिन भाई गोपाल कांडा ने निष्पक्ष राजनीति करी है, लोगों की सेवा की है। कि मैं, भाई गोपाल कांडा भी चाहते तो वहां जमीनें खरीद कर फिर मेडिकल कॉलेज ले जाते, ऐसी चीजें, लेकिन भाई गोपाल कांडा जी कभी नहीं चाहते। बल्कि एक बारी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे जब शुरुआत हुई भिड़ते, तो एक ही चीज मांगी थी कि मैं आपके साथ रहूंगा, 5 साल आपकी सेवा करूंगा, निष्पक्ष आपको मैं समर्थन दूंगा और आप मेरे काम ना। तो उन्होंने उसी टाइम वादा किया था कि मेडिकल कॉलेज, तो उन्होंने कहा जा तेरा मेडिकल अनाउंस है। जी जी अभी जैसे मेडिकल कॉलेज में भाई गोपाल कांडा जी ने बात रखी कि मेरी माता श्री के कैंसर हुआ था और यहाँ कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज हैं, आप इसके अंदर एक कैंसर विंग बना दें, मैं 11 करोड़ रुपए दूंगा और मेरी माता जी के नाम से कैंसर विंग बना दें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, जब उनका क्यों तेरे किस लिए पैसे दें, उन्होंने उसी टाइम ये बात जब सुनी, एक आदमी की कितनी आस्था है जो 11 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है एक कैंसर विंग के लिए, तो उन्होंने उन्हें इस टाइम का भी 5.5 एकड़ जमीन और एक कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ बनेगा। जी तो ऐसी चीजें भाई गोपाल कांडा जी लेकर आए हैं। चाहे हम आज हमारे स्टॉर्म वाटर की बात करें, सिरसा में पानी खड़ा हो जाता था और लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, तो लगभग 125 करोड़ रुपए के लगभग का ये स्टॉर्म वाटर लेके आए। ऑटो मार्केट की बात करें, आज चाहे हम लोग कुछ भी कहें, जी एक लोगों के पास एक कागज की टुकड़ी थी और इतना घपला था कि उस टाइम जब, मैं तो सीधी बात आता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, माननीय मंत्री होते थे अरोड़ा जी, उन्होंने वो पर्चियां ऐसे बांट दी थी अपने रिश्तेदारों को, अपने अफसरों को, वो पर्चियां कागज बांट बांट के उन्होंने अपनी बाबाई लूटी और वो लोगों के पास पर्चियां थी। और आज वो पर्ची, आज वो कुछ भी कहे, आज वो पर्ची लोग लेते 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 आज उस बात को 30 साल निकल गए और वो आज दुकानें, क्या मानते हैं आप, दुकान, वो उस टाइम दुकानें
10-10, 15-15 हजार रुपए में दुकानें, 20-20 हजार रुपए में दुकानें थी, वो पर्ची जी जी। बांटी हुई थी। हम्म, आधी से ज्यादा 100 पर्चियां तो मेरे ख्याल अफसरों के पास थी, जी कि जी। जैसे जो अफसर थे उनको भी दे दी, सब काम ऐसे घपले किए हुए थे। हम्म, तो वो पर्चियां लोग आधे से ज्यादा मर चुके थे, है नहीं। लेकिन आज वो कुछ भी कहें, लेकिन वो दुकानें आज एक एक आदमी के पास, भाई गोपाल कांडा जी ने उनको बहाल करवाई, उनकी रजिस्ट्रियां करवाई, उनके नाम करवा दी। वो आज एक एक दुकानदार मालिक 10 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक का मालिक बन गया। जी जी। वो 1550 दुकानें ऑटो मार्केट के अंदर, वो भाई गोपाल कांडा जी की देन है। कि सबसे पहले 2011 में एक स्टे था, 10 में 2010 में वो स्टे तुड़वाकर उस केस को खत्म करके बहाल करी। उसके बाद राजनीति का फिर शिकार हो गई। वो अब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वहां जाकर उनके बीच में बैठकर उस समस्या का हल करके आए। आज चाहे वो दुकानदार कुछ भी कहें, लेकिन उन दुकानदारों से ये पूछो कि आप जिस दुकान में बैठे हो उस दुकान का मालिक भी है क्या? किससे ली थी आपने? कब के मर चुके वो? लेकिन वो आज खुद वो मालिक बन गए। 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक के मालिक हैं आज उस ऑटो मार्केट के अंदर। उसके बाद हम जाएं, आज जो पीने का पानी जी जी। भाई गोपाल कांडा जी लेके आए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजवाना में। वो पंजवाना के अंदर अब उसको हमने डबल करवाया है। टाइम लगता है वक्त। आज वो पहले था 1 टैंक था, आज वहाँ 4 टैंक बन गए हैं। और उसकी एक डबल लाइन है कि यहाँ हमारे 5 टैंक बंद पड़े थे चतगढ़ पट्टी में, उसकी लाइन एक और लेके आए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर पानी की समस्या दूर हो जाएगी शहर में। तो ऐसी बहुत चीजें जो लोगों ने कभी देखी नहीं थी 50 साल में, ये आरओ का पानी मिलेगा लोगों को, मिल रहा है, मिल भी रहा है और मिलेगा। जी जी। तो ऐसी चीजें भाई गोपाल कांडा जी ने, चाहे आज हम पीने का पानी की बात करें, सीवर समस्या भी जैसे लास्ट के अंदर, क्योंकि इलेक्शन पहले हो गया, जी 150 करोड़ रुपया सीवर के लिए मंजूर कराया, 150 करोड़ रुपया वाटर के लिए मंजूर कराया, जो अभी टेंडर लग जाएंगे अभी इस महीने में, दिसंबर में लग जाएंगे, नहीं तो जनवरी में लग जाएंगे 2025 में। तो ये 150 करोड़ रुपया मंजूर है वो आगे अमृत के अंदर। और उससे पहले भी बहुत प्रोजेक्ट, जैसे आज हम करें बात, सिरसा के 31 गांव है। हमारी कोशिश में हमने कई वाटर वर्क्स बनाए हैं, जहां वाटर वर्क्स नहीं बने दूसरे गांव से वहां पानी पहुंचाया है। लगभग 31 गांवों में से बहन जी ये पूरे हरियाणा की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसके 30 गांवों के अंदर वाटर वर्क्स का पानी जा रहा है लोगों को। क्योंकि भाई गोपाल कांडा जी का एक ही था कि लोगों को स्वच्छ जल देंगे तो बीमारियां कम लगेगी, तो वो इस चीज पे ज्यादा काम करते थे। जी जी। और ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो आप पूरे गांवों में सड़कें बनी हुई है, पूरे गांवों में। जैसे हमारे पास मेरे ख्याल लगभग 4 नहरें आती है, एक सेरावाली माइनर, एक मनमंदोरी माइनर, एक कसुम्बी माइनर और एक सिरसा माइनर। तो उसके अंदर हमने 3 माइनर, कुसुम्बी माइनर, मनमंदोरी, सेरावाली दानी, ये सब पक्की करवा दी कि लोगों की टेल तक पानी पहुंचे, लोगों को पानी मिले। सिरसा माइनर भी मंजूर है, वो भी बन जाएगी। तो ऐसी चीजें हम लेके चले थे कि लोगों को खेतों में भी पानी मिले, जमींदारों को सड़कें। अब हमने कभी, या जमींदारों से पूछना आप गाँव में जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हमारे खेत में सड़कें आएगी। लोगों को घर तक सड़कें दी हमने, लोगों के घर तक लाइट दी है, लोगों के घर तक पीने का पानी दिया है। ये गोपाल कांडा जी की देन है। उन्होंने, क्योंकि उससे पहले भी अगर हम 14 से 19 में देखें तो क्या हुआ, आप पूछो क्या हुआ? कभी कोई पैसे नहीं आए। 9 से 14 में खूब पैसे आए, 19 से 24 में खूब पैसे आए, जितने पैसे कभी आए नहीं। और वो पैसे आज अब क्योंकि जो टेंडर रह गए थे इलेक्शन से पहले, आज सिरसा के लगभग 80-100 करोड़ रुपए के टेंडर थे जो कमेटी में, अब मेरे ख्याल से करीबन 60 करोड़ का टेंडर एक इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली बोर्ड का, वो भी हो गया है। ये जो पुराने खंभे उतर रहे हैं, लग रहे हैं, 10,000 स्ट्रीट लाइट लगी है। अब गलियां जैसे 5-5 करोड़ के कांडा कॉलोनी का, शमशाबाद पट्टी का, ये 5-5 करोड़ के, 2 करोड़ का बिलासपुर का, ऐसे 2 करोड़ रुपये कीर्ति नगर का, 2 करोड़ रुपया 2 नंबर वार्ड में प्रेम, ऐसे लोगों के टेंडर हुए हैं। बहुत पैसे जो लोग, सब काम शुरू हो गए हैं। शहर की सुंदरता के लिए फुटपाथ का काम, जो सारे टेंडर थे, अभी आप देखना परशुराम चौक से लेके और अपने बेगू रोड पे मिल्क प्लाट तक खंबे लगेंगे। हिसार रोड पे नए खंबे लग रहे हैं, डवाड़ी रोड पे नए खंबे लग रहे हैं, जैसे रानिया रोड पे लगे हैं। तो ऐसी शहर की सुंदरता के लिए हमने जो काम किए हैं वो अब, क्योंकि इलेक्शन के बाद अब शुरू हो गए हैं और काम हो रहे हैं और काम हो जाएंगे सबके। तो हमारी एक यही था, इसलिए राजनीतिक में आए कि हम यहाँ सेवा करेंगे लोगों की।
और सेवा के आधार पे हमने कार्य किया। काफी लंबी सोच लेकर विकास के लिए राजनीति में पहुंचे, और आपके राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए, हमारे राजनीतिक गुरु भी हमारे बाबा जी हैं, लेकिन हमारा परिवार जब भाई गोपाल कांडा जी गुड़गांव गए थे तो सबसे पहले उस टाइम चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी और उस टाइम उनके साथ काम किया। फिर माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे थे, परिवार की तरह। तो हमने उनके साथ भी वो हमारा जब, क्योंकि जो ये बिजनेस है, व्यापार है, वो बिना सरकार के आशीर्वाद से नहीं चलता, तो वो उस टाइम उनके साथ रहे, चौटाला साहब के साथ। और 2005 में हमने यहाँ स्वर्गीय श्री पदम जैन जी ने चुनाव लड़ा था, तो हमने पहली बार 2005 में राजनीति के अंदर आकर सिरसा में लोगों से उनके बारे में गए, हम उन लोगों से हमने अपील की। तो वो चुनाव तो चलो हार गए थे, लेकिन उनके लोग ये कहते थे कि इसकी जमानत जब्त होएगी, लेकिन उसने बड़ा कड़ा मुकाबला किया और बहुत, मेरे ख्याल उस टाइम 48,500 वोट वो लेकर गए थे यहाँ से, सिरसा से जी। और माननीय स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी आज नहीं रहे, हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, परिवार की तरह हैं उनसे, और मेरे ख्याल से उन्होंने पूरा मतलब उनके साथ रहे हैं। तो जब 2009 में जब हमने सेवा का मन बनाया तो हमने 2009 में चुनाव लड़ा और बाबा जी के आशीर्वाद से फिर विधायक बने, मंत्री बने, और सिरसा की जो इतिहास, एक ऐतिहासिक चीजें हमने करके दिखाई, इतिहास बदल दिया। जी जी जी। लौह पुरुष स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम बीच में आया है, तो आपको भी काफी समय मिला उनके साथ रहने का। कोई उनके साथ कोई ऐसा यादगारी पल हो जो आप आज भी याद करोगे? चौटाला साहब का जो परिवार था, चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने हमारे पिताजी के साथ काम किया, चौटाला साहब ने किया। वो उनकी जो सोच थी, उनकी जो एक दृष्टि थी, वो बड़ी दूर तक जाती थी कि मेरे हरियाणा में किस चीज की कहाँ जरूरत है, वो उस हिसाब से काम करते थे। और उन्होंने हरियाणा को बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल। ये क्योंकि देखो, लोगों का नियम है बदलना, लोगों का एक ऐसी चीजें बन गई है, लेकिन जो काम उन्होंने किए शायद किसी ने नहीं किए, वो बहुत काम किए हैं। और सिरसा में तो बहुत कुछ किया हुआ उन्होंने, सिरसा को बहुत कुछ दिया है। लेकिन आजकल हर इंसान से क्या कहते हैं, वो अपने ऊपर हो गया है, तो वो एक अलग बात है, वरना सिरसा के लिए, हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया है। जी, आपके लिए परिवार की क्या महत्वता है, और राजनीति साथ चलते हुए, एक सेवा साथ चलते हुए परिवार के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, जब एक तो समाज सेवी, हमारे गुरुजी बाबा जी कहते थे कि जो समाज सेवा करता है या एक मेंबर से लेकर राष्ट्रपति बन जाता है या एक संत महात्मा है, सबसे पहले तो उसकी कोई जात पात नहीं होती। जी जी। फिर उसका कोई परिवार नहीं होता, उसका परिवार पूरा भारतवर्ष है। अगर एक समाज सेवी है, एक राजनीतिक है या एक संत महात्मा है, तभी ही सेवा कर सकता है। अगर ये चीजें अगर हम सोचेंगे तो सेवा नहीं होगी और निष्पक्ष सेवा नहीं होगी। तो हमने जो बाबा जी ने हमें जो सिखाया, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी जी। गोविंद कांडा के शौक क्या क्या है? एक ही शौक है कि बाबा जी की सेवा करनी और बाबा जी के आशीर्वाद से लोगों की सेवा करनी, बस यही सेवा है। जी जी जी। पसंदीदा खाना कौन सा है? बाबा जी का प्रसाद खाते हैं। बाबा जी ने एक बात कही थी कि ये 36 प्रकार के व्यंजन लोगों के घरों में बनते हैं, होटलों में बनते हैं, रेस्टोरेंटों में बनते हैं, ये तो एक जीव का स्वाद है। जी जी। जीव के बाद अंदर जाने के बाद सब चीजें एक हो जाती है। तो बाबा जी की कुटिया में आज अगर एक सब्जी बनी है या 4 बनी है तो सबको एक ही कर दिया जाता है, और उसी एक ही सब्जी के साथ आज तक खाना खाया हमने, तो हमें पता ही नहीं स्वाद का क्या होता है। तो बाबा जी ने जो आशीर्वाद दिया उसी हिसाब से चलते। जी। कौन सी गाड़ी का शौक है? कोई गाड़ी का शौक नहीं, हम पैदल भी चल जाते हैं। जी, पसंदीदा गाड़ी कौन सी है फिर भी? कोई गाड़ी नहीं है, पैदल भी चल जाते हैं। जी जी। आप साइकिल पे बिठाओगे तो साइकिल पे चल पड़ेंगे, जी जी। आप गाड़ी में बिठाओगे तो गाड़ी पे, आप कहोगे पैदल आना है तो पैदल चल पड़ेंगे, कोई शौक नहीं है। डेली कितना पैदल चल लेते हैं, कितना किलोमीटर का सफर कर लेते हैं? जैसे सुना है कि कुटिया में जब
मूड किया तो चलो कुटिया का भ्रमण करते हैं, तो कितना किलोमीटर पैदल चल लेते हैं? मैं मेरे ख्याल से लगभग 20 किलोमीटर तक रोज पैदल निकालता था। अब तो कम हो गया है, जी जी पर क्योंकि अब तो जब चारों तरफ की क्योंकि वो कहते हैं ना ब्याधियां तो है ही ना। जी जी अगर आप सेवा करेंगे तो ब्याधियां चारों तरफ परिवार भी हो गया, जैसे शहर भी हो गया, राजनीतिक भी होगी, धार्मिक काम भी हो गए, सोशल काम भी हो गए, तो चारों तरफ के अपना आदमी अपना कुछ सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जी जी लेकिन फिर भी मैं पैदल चलने में खुश रहता हूँ, पैदल ही चलता हूँ। कुटिया में तो वैसे भी पैदल ही चलता हूँ। जी जी पूरे वर्ल्ड टूर पर घूमो तो कौन सी जगह पर जाना पसंद करोगे? एक ही जगह, तारा बाबा की कुटिया। अच्छा, यहीं पर घूमोगे? क्योंकि जी मेरे को आज भी वो वचन याद है बाबा जी का जी कि एक बार भाई गोपाल कांडा जी सालासर गए, तो मैंने बाबा जी के आगे बात रखी। एक बार भाई गोपाल कांडा जी हरिद्वार गए, तब मैंने बात रखी, 3-4 बारी बात रखी भी भाई जी हरिद्वार गए। तब मेरे को आज भी वो वचन याद है कि हम तेरे कर्म बना रहे हैं और तेरे कर्म यहाँ रहकर बनेंगे। तेरे लिए गंगा जमुना सालासर सारे तीर्थ यही हैं। जी तो मैं मानता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो सारे तीर्थ, कितना बार बार गंगा सागर एक बार, मेरे लिए तारा बाबा की कुटिया एक बार है। सारे तीर्थ मेरे बीच में आ जाते हैं, मैं उनके दर्शन करता हुआ ही जाता हूँ। जी 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 तो राजनीति ऐसे है, युवाओं के लिए राजनीति का प्रेरणा स्रोत क्या है? युवाओं को राजनीति में आने के लिए क्या करना चाहिए आपकी सोच से? सबसे पहले तो मैं युवाओं को कहूंगा कि आज का जो युग है, जी एक तो बहुत ज्यादा जो अभी गंभीरता से बात लेने की बात है कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए कि जो लोग नशे बेच रहे हैं, लोग नशा करा रहे हैं, जी बच्चों को बुला लेते हैं, वो किसी तरीके से गिरफ्त में आ जाते हैं बच्चे। आज के टाइम का सबसे बड़ा जो काम है, बच्चों को दूर रखना परिवार से भी। पहले मुझे बहन जी कुछ बातें याद है, जैसे राजनीति के आपने कहा पुरानी, जब हम चौटाला साहब के साथ थे तो पूरे गांव में एक बच्चा पढ़ जाता था। जब पढ़ाई कम थी, गांव का एक बच्चा पढ़ जाता तो पूरा गांव उस बच्चे के साथ जाता था, जी जी उस राजनीति के पास जो भी होता था। क्या आप इस बच्चे को लगा दो, पूरे गांव आपका सान मानेगा। तो अब ऐसी चीजें नहीं है। अब हर गांव में हर अलग अलग अपने अपने हो गए हैं और हर बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए हैं। लेकिन उन बच्चों से भी मैं ये कहूँगा कि आप उनसे दूर रहें, नशे से दूर रहें और वो शिक्षा लें। अब किसी राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी नौकरी में। अगर आप फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका नंबर पहला आएगा, आपको वैसे ही नौकरियां मिलेगी और आगे आगे भी ये होगा, काम और हो जाएगा। जी जी तो बच्चों को ज़्यादा टाइम अपनी शिक्षा पे, उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जब शिक्षा से फ्री हो जाए और तो उनको खेल कूद में ध्यान देना चाहिए जी जी कि हमें नशे की तरफ ना जाकर खेल कूद में जाएं और खेल कूद में जाकर अपना स्वस्थ, जो हमारे अंदर आज बीमारियां लग रही है वो यही कारण बन गए, क्योंकि पहले लोग मेहनत करते थे, अब मेहनत नहीं है। तो हमें खेल कूद पकड़ना चाहिए और शिक्षा पे पूरा ध्यान देना चाहिए और इन नशे वालों से दूर रहना चाहिए। ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमारे बच्चों के ऊपर हमें भी करना चाहिए। और कई बार पहले लोग आप देखते कि एक गली में एक आदमी 4 बार चक्कर मार जाता तो गांव का बुजुर्ग पूछता, अरे भाई कौन है तू, कैसे कहाँ 4 चक्कर मार गया। अब ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे परिवार है, उनको भी अपने बच्चों पर, अपने गांव पर, अपने मोहल्ले पर, अपनी गलियों पर हमें फिर से ध्यान देना पड़ेगा। क्या बच्चे सबके बराबर है, बच्चे हम एक तरफ तो कहते हैं भगवान का रूप है, तो ये सब चीजें बड़ी बहुत है। और मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बच्चों से कि आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बने, नशे से दूर रहें और जितनी भी ज्यादा योग करें, खेल कूद में जाएं, जो भी आपका है। लेकिन आप आज एक भारत के अंदर जो ऐसे बच्चे निकलेंगे वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। आज पूरा मतलब आप देखते हैं कितने बड़े बड़े हब बन गए, गुड़गांव में, बंगलोर में, जयपुर में, देखो बच्चे, हजारों बच्चे नौकरियां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और लगे हैं, काम पे लग गए हैं। ऐसी ऐसी चीजें आगे और बढ़ती जाएगी। जी जी आपके परिवार ने राजनीति में आने के बाद आपका कितना सपोर्ट किया, कितना समर्थन किया? हमारा परिवार एक है जी कभी हमारे परिवार में ऐसी बात नहीं आई कि अगर कोई एक आदमी काम करता है दूसरा काटेगा। क्योंकि राजनीतिक परिवार तो मेरे पिताश्री ने 1952 का पहला इलेक्शन लड़ा है जी जी आरएसएस से और 47 की लड़ाई लड़ी है और पहले गौरक्षा सम्मेलन 1956 में हुआ है।
तो यहाँ से पूरे हरियाणा में जत्था लेकर गए, उसके प्रधान थे, जाकर तिहाड़ जेल में गिरफ्तारी दी थी, 7 दिन जेल में रहे गऊओं के पीछे। सबसे पहले हरियाणा की गौशाला बनी मेरे ख्याल से रेवाड़ी में, उसके बाद हमारे यहाँ हरियाणा में सिरसा में बनी, कागदाना में। पिताश्री गऊओं की सेवा करते थे। राजनीतिक में, सोशल मीडिया, 1965 के अंदर के युद्ध के अंदर यहाँ से 10,000 फौजी जाने थे। जी। तो वहां से ऊपर से आदेश आया कि उनको खाना देना है, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। पिताश्री ने कहा कि मैं 10,000 आदमियों को खाना मैं बना कर दूंगा। तो उन्हें उस टाइम 1965 में 1 मिनट में 10,000 आदमियों का खाना बनवा कर, लोकल आदमियों को, क्योंकि उस टाइम वो जब अपनी शाखा थी, आरएसएस में थे, तो उन्होंने अपने सभी शाखा के साथियों को बुलाया, सबके घरों में कहा कि आप सारे पूरे घरों में जाके कहें कि हमें 4-4 परांठे, आलू की सब्जी, अचार जो आपके घर में है, 2-2 आदमियों की रोटी पैक करके दें। और 2 घंटे बाद टोकरी लेके निकल गए। सब घरों से 10,000 आदमियों की रोटी इकट्ठी करके रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दी कि लो जी 10,000 आदमियों का खाना। तो ऐसी सेवा हमारे परिवार में पिताश्री माताश्री से हमें जो मिली है, और फिर गुरुओं का आशीर्वाद, जी तो ये बहुत बड़ी चीज है जो हम कर रहे हैं सेवा। बड़े भाई भी राजनीति में है, आप भी राजनीति में हो, क्या बच्चे भी राजनीति में रुचि रखते हैं या फिर अपना बिजनेस ही देखेंगे? देखिए बहन जी, हमारा परिवार एक सेवादार परिवार है। हमारा कोई राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। हम राजनीतिक में रह के लोगों की सेवा के लिए आए हैं। जी। हमने इसलिए राजनीति कर रहे हैं कि जो सरकार की चीजें हैं लोगों के पास पहुंचे, वो अगर उनके मन में होगी कि हमने सेवा करनी है, वैसे हमारा पूरा परिवार एक सेवादार परिवार है, कांडा परिवार, पूरा परिवार सेवादार है, तो करेंगे सेवा। जी। सुना जाता है, ये माना जाता है कि इतना पैसा है, काफी शानो शौकत है, फिर राजनीति में क्यों आई, फिर पैसा क्यों बर्बाद मैंने भी किया? कहा ना, हम राजनीति में आई नहीं जी हम लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि देखो हमें बाबा जी का आशीर्वाद है जी। और हमारे पास कोई पैसे नहीं है। लोगों को लगता होगा हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे ऊपर बाबा तारा जी का आशीर्वाद है। जी जितने मिल गए हमने खा लिए, पी लिए, लोगों को बांट दिए। जी। हम उस सेवा में लगे रहते हैं। ये बाबा जी का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद से ये सब कुछ चल रहा है। राजनीति में धर्म कितना जरूरी है? देखिए ये चीजें राजनीतिक, सोशल, धार्मिक, ये सब एक दूसरे से जुड़ी है। जो लोग राजनीति करते हैं वो धार्मिक नहीं होंगे, धार्मिक होगा तो सामाजिक नहीं होगा। तो ये कांडा परिवार में है कि राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, सोशल भी है। ये ऐसे लोग बहुत बहुत कम मिलते हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि नहीं तो राजनीतिकों को पता ही नहीं होता कि भगवान कहाँ बैठे हैं, कैसे नमस्कारी करनी है, कैसे। ये कांडा परिवार के अंदर पूरे आस्था है कि सब संत महात्माओं से, सभी देवी देवताओं से, सभी पितर पितरानियों से, उनको पता है अभी कैसे हमने जाके नमस्कारी करनी है और कैसे समाज की सेवा करनी है, किस टाइम कहाँ किस चीज की जरूरत है। आप जब कोरोना काल की बात आई जी तो आप देखिए कौन आया बाहर, जी, बहुत बड़ा 40,000 आदमियों का खाना बनाकर, 30,000 आदमियों का खाना बनाकर पैक करके लोगों के घर पे भेजा 1 महीने तक। और जब दोबारा कोरोना आया तो 150 बेड का हॉस्पिटल भाई गोपाल कांडा जी ने 10 दिन में बनाकर खड़ा करके मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। तो ऐसी चीजें भारत में कौन करता है, कौन राजनीति करता है? लेकिन हमारा सिरसा एक अलग टाइप का है कि लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला। कांडा परिवार को मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि कांडा परिवार के सामने कोई राजनीतिक को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो माननीय गोपाल कांडा जी को समय बहुत कम मिला था, 3 साल का समय मिला था। लॉकडाउन के दौरान काफी समय था, वो खराब हो गया था। अब कोई ऐसा सपना हो जो आपके मन में हो कि हाँ ये मैंने सिरसा का काम जरूर करना है, कोई ऐसा सपना संजोया हो आप? देखिए बहन जी, अभी एक अंडरपास मंजूर है, एक डवाली रोड से ओवरब्रिज मंजूर है, मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है और स्टॉर्म वाटर का काम शुरू हो चुका है। हमारे पीने के पानी का स्टोरेज हमने बहुत बड़ा कर दिया है। 5 हमने डिग्गियां जो हमारी बंद पड़ी थी छत्तीसगढ़ पट्टी में, वो चालू करवा दी, उसकी एक लाइन और नई आ गई है जी। और कई अभी जो 150 करोड़ रुपया सीवर का मंजूर हुआ है, 150 करोड़ रुपया वाटर का मंजूर हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी अभी मेरे ख्याल 60 करोड़ का एक टेंडर लगा है जो पूरे बाजारों में खंभे बदल रहा है। शहर के अंदर लगभग जितनी गलियां हर वार्ड में आप जाके देखो, जितनी हमने कभी बनाई आज तक कोई नहीं किसी ने बनाई। हम अभी आप एक बार ले, हम जैसे छत्तीसगढ़ पट्टी, उसके अंदर इलाके अलग अलग है, काफी बड़ा इलाका है वो, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 31 का भी आता है।
आप जाके पता करें, मैंने पीछे उसके अंदर कम से कम भी 20 या 25 करोड़ की गलियां बनाई है और सीवर लाइन गोपाल कांडा जी ने भेजी है। तो ऐसी चीजें प्रोग्रेस भी हुई है, काम भी बहुत हुए हैं लोगों को। इतनी गलियां कभी किसी ने सोची नहीं होगी जितनी गलियां बनी है। अगर आप वार्ड वाइज उठाएंगे, आप कमेटी से लेंगे, तो आप देखना कितनी गलियां, कितने वार्डों में कितने कितने पैसे लगे हैं, जी जी कितना पैसा खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ लोगों की सोच अलग टाइप की है, पता नहीं, मुझे समझ में से बाहर है कि क्या चाहते हैं लोग यहाँ के। लेकिन कांडा परिवार को तो मुझे ये पता है, कांडा परिवार को कभी नहीं वोट मांगने चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि ये लोग निष्पक्ष सेवा करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं, तो लोगों को साथ रहना चाहिए। पता नहीं लोग ये क्या चाहते हैं। जी जी। तो जैसे काफी विकास हुए आपके कार्यकाल के अंदर, काफी विकास हुए। चलो, जीत हार एक समय के पहलू हैं, एक गाड़ी के पहलू हैं। जीत भी होती है और हार भी होती है। इतना करने के बाद जब हार हुई तो वो मन पे, उस समय मन पे क्या सोच थी कि कहाँ कमी को रह पता गई? नहीं, हमने कहा भी हमारी जनता को नहीं लगा होगा, हमने कहीं जो सेवा करी है उस सेवा में कोई कमी रही होगी। कोई खास बात नहीं है। अभी आपने कहा ना कोई हार जीत होती रहती है, तो हमने वो नहीं है। पर मैं एक बात आता हूँ जी भी, लोगों की इतनी सेवा करने के बाद भी अगर ऐसा होता है तो एक मन तो चलो खराब होता ही है कि इतनी लोग यहाँ जो, अभी जैसे आज हम राम मंदिर की बात करें, बिल्कुल पूरे भारतवर्ष के अंदर सिरसा का पहला नंबर था। अयोध्या की बात छोड़े, क्योंकि अयोध्या तो आप ही भगवान राम का घर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद 65,000 घरों में दिए, बत्ती, तेल, माचिस, भगवान राम जी का कैलेंडर और भगवान राम की शोभा यात्रा। आप भास्कर अखबार उस दिन का, अगले दिन का पढ़ के देखना, भास्कर अखबार लिखता है 8 किलोमीटर लंबी यात्रा। जी हमने जिंदगी में नहीं देखी ऐसी चीजें। यहाँ से निकली भगवान राम का जो, और यहाँ भगवान राम की रातों रात 1 महीने में मूर्ति विराजमान की 31 फीट की। तो लोगों को पता नहीं अब यहाँ क्या है, कैसा सिस्टम है। ऐसी चीजें कौन करता है? विधायक भाई गोपाल कांडा जी ने की। एक दिन आपको ऐसा मिले जिसमें आपने समाज सेवा नहीं करनी और राजनीति वाले आदमी से भी नहीं मिलना, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं बाबा ताराकुटिया में बैठूंगा उनके सामने। जी जी जी। पर ऐसा दिन ना ही दिखाए भगवान, जी जी। क्योंकि आदमी चलता फिरता ही अच्छा रहता है। एक दिन आपको अपनी लाइफ का ऐसा मिले ना कि आज आपने सिर्फ एंजॉय करना है और राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं करनी और समाज सेवा का कार्य भी नहीं करना, तो कौन सा काम करके ज्यादा मन को खुशी मिलेगी? जितना एंजॉय मैं करता हूँ जी शायद ही कोई भारतवर्ष में करता होगा। आप अपने यहाँ कुटिया में बाबा जी के पास जाके जब सेवा करते हैं, और जब कहा बाबा कुटिया में मैं होता हूँ, आपने तो देखा है कि उस टाइम मेरे को ये लगता है कि पूरे दुनिया का सुख यहाँ है, वो मुझे मिल रहा है, तो इससे ज्यादा और एंजॉय। जी जी। पहले वाली राजनीति और आज के समय के दौर की राजनीति में अंतर क्या है? पहले वाली राजनीति कैसी थी? क्योंकि आपके पिताजी तो शुरू से राजनीति में थे और आपने वो राजनीति के पल देखे हैं। उस राजनीति और आज की राजनीति में कितना अंतर मानते हैं? देखिए, पहले लोग जो राजनीति करते थे, जो लोग थे, वो भी देखते थे कि ये आदमी कितना काम कर रहा है, कैसा आदमी है। चाहे आज हम चौटाला परिवार की बात करें, बंसीलाल की बात करें, भजनलाल की बात करें, अब लोगों का अलग हिसाब हो गया। जैसे आज भजनलाल जी परिवार के पोते को हरा दिया, भाई गोपाल कांडा जी हार गए। पहले लोग प्यार करते थे, लोग देखते थे भी कौन किस तरह से। अब अपने अपने लोग हो गए हैं, सब चीजें अपनी अपनी हो गई है, तो लोगों को अपना काम चाहिए। आज अगर आप आए, मैं मेरे बेटे को कान नौकरी लगवा दो, आपका बेटा पढ़ा लिखा है और आपके ऊपर भगवान की कृपा, आपका लड़का लग गया, आप दोबारा आए दूसरे लड़के को लिए, वो नहीं लगा तो बस मेरा काम नहीं किया। अब लोग ऐसे टाइप के लोग हो गए हैं, स्वार्थीपन ज्यादा आ चुका है, ज्यादा आ गया है लोगों में। और आप देखते हैं भीड़ भड़का और ये दुनियादारी और ये सब ऐसी चीजें चल पड़ी है, लोग देखते नहीं है। आज हम ठेठ की बात करें, जी जी, भाई गोपाल कांडा जी कब से लगे हुए हैं? 2010 से उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज ठेठवाड़ी वासियों ने आज देखा आपने कि कितने करोड़ों रुपए उनके एडवोकेट पे खर्च कर दिए, कितनी उनकी लड़ाई लड़ी। जो मकान टूट गए उनको प्लाट दिलाने का काम किया। सरकार ने फिक्स किया भी हम 30 लाख में जमीन लेंगे। जमीन मालिक कहता है भी मैं, क्योंकि शहर के नजदीक जमीन देनी थी उनको, जमीन मालिक कहते 40 लाख से कम जमीन नहीं है। 8 लाख रुपए एकड़ का भाई गोपाल कांडा जी ने अपनी जेब से पैसा भर के उनको प्लाट दिलाए। तो ऐसा कोई विधायक कोई दुनिया में नहीं होगा, पूरी दुनिया में। ये लोगों को सोचना चाहिए, ना कि विधायक को सोचना चाहिए या विधायक के परिवार को सोचना चाहिए। ये लोगों को सोचना चाहिए भी ये विधायक क्या कर रहा है।
भी हम अपने लिए सेल्फ ना बने ना। आप अगर आप भगवान आपके ऊपर कृपा है और आपका घर चल रहा है तो आप देखें ना कि विधायक कितना घर यहाँ से काम कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों के काम कर रहा है। हो सकता है अभी मैं इसी विधायक को अपना आशीर्वाद दूं कि लोगों का काम चले, लोगों को आशीर्वाद मिले। कितने लोगों की लड़कियों के ब्याह हो जाते हैं, कितनों के इलाज हो जाते हैं, कितनी चीजें यहाँ, जैसे आज वो मकान मिलेंगे 750 मकान मिलेंगे, कौन विधायक देता है पल्ले से पैसे? बल्कि विधायक तो 50 लाख लेता, जमींदारों को 30 लाख देता, 20 लाख अपनी जेब में रखता और लोगों के ऊपर एहसान करता, उनके मैं गलत भाषा नहीं बोलना चाहता, वो करता और फिर उनको प्लाट देता। जी जी लोग ऐसे हैं। लेकिन भाई गोपाल कांडा उल्टा चलता है। जमींदार से जमीन ली 40 लाख रुपए एकड़ में, 38 लाख रुपए में, सरकार से 30 लाख लिए, पल्ले से पैसे लगाए, तो ये चीजें करता है। कोरोना आया तो 40-30 हजार आदमियों का खाना 40 दिन तक बना के घर पे भेज दिया। दूसरा कोरोना आया तो हॉस्पिटल बना दिया। राम मंदिर की बात आई तो पूरे भारतवर्ष में ये चीजें भाई गोपाल कांडा करता है। कोई और विधायक नहीं कर सकता, ना करेगा कभी, ना किया किसी विधायक ने आज तक। अगर किया तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी का नाम लिया। गोविंद कांडा जी के जीवन प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे जी मेरे बाबा जी। जी जी तो आज के पॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नया साल भी आ रहा है। तो ये चाहूंगा कि आने वाला जो नववर्ष है, जो परिवार का सबसे बड़ा गहना होता है, अपनी बच्चे, अपनी औलाद हैं, चाहे वो ये ना देखें कि ये मेरी गली का नहीं है या मेरे गांव का नहीं है या मेरे शहर का नहीं है, बच्चे सबके बराबर हैं। आप सबसे ज्यादा बच्चों पे ध्यान दें कि आज बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। अगर कोई नशा बेच रहा है या कोई नशा कर रहा है तो उसकी सरकार को सूचना दें, उसका नशा छुड़वाएं और नशा छुड़ाकर उसको शिक्षा की तरफ भेजें, खेल कूद की तरफ भेजें। ऐसी चीजों पर ध्यान दें। ये सबसे बड़ा काम है जो करने वाला काम है। अगर वो शिक्षित होगा तो उसको रोजगार मिलेगा, सरकार देगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चला जाएगा, तो उसको इस दूर से रखें। तो मैं मेरे सभी परिवार के सदस्यों से यही कहना चाहूंगा कि जो आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और उनको इस नशे से दूर रखें। तो ये थे आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मुख्य मेहमान थे गोविंद जी। बहुत अच्छा संदेश दिया, अपने बच्चों से प्यार करें और अपनी जो जीवन की उमंगें हैं उनको इस तरीके से लेकर जाएं कि हर कोई अपने आप पर नाज करे। बहुत बड़ा समाज सेवी परिवार है और ये बातें कहने में नहीं है, देखने भी है, इनको देखा भी है और इनको सराहा भी है। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी तमाम हर एक कोने पर पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं आदरणीय गोविंद कांडा जी। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। सर्दी का मौसम है, तबीयत कैसी है? बढ़िया। बढ़िया जी। हाँ जी सर, सबसे पहले तो अपने जन्म और माता पिता के बारे में बताइए। बहन जी, मेरा जन्म सिरसा में हुआ है और बादरा बाजार की गली खजांचियों वाली में हमारा पुराना मकान है, जहाँ अभी आज भाई गोपाल कांडा का हरियाणा लोक पार्टी का जो ऑफिस है वो पहले हमारा मकान होता था। जी जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ है। पिता श्री मुरलीधर जी एडवोकेट हैं और माता श्री राधा देवी थी और वृंदावन से मेरी माता श्री होती थी जी। तो तीनों भाइयों के नाम, पूरे परिवार के नाम, क्योंकि माता जी वृंदावन होने के कारण माता जी ने हमें गोपाल, गोविंद, छोटे भाई का नाम मोहन, ऐसे पूरा परिवार उसी पे रखा हुआ है, वृंदावन पे। जी जी। तो बचपन कैसे गुजरा, कैसे परिवार के हालात थे और पढ़ाई के बारे में भी बताएं। कि मुझे आज भी वो याद है कि जब पिताश्री शाम को 4 बजे कोर्ट से आते थे, कोर्ट से आने के बाद वो 1 घंटा आराम करते थे। आराम करने के बाद वो जब अपने ऑफिस से इसारिया बाजार से निकलते थे तो एक चांदनी चौक में पुराना कटला होता था सेठ नंदलाल का, वहां जाते थे। उस कटले के बाद रोड़ी बाजार में जाते थे, मीना बाजार में। उनका रूटीन का डेली का एक चक्कर लगता था और शाम को मैं उनके साथ बाजार में जाता था, क्योंकि वो आरएसएस के प्रमुख थे। तो उस नाते से वो अपने जो आरएसएस के लोग थे उनसे मिलने के लिए वो शाम को जरूर निकलते थे वहां से। तो
वहाँ से उनसे मिलकर आने के बाद वो अपना ऑफिस में बैठते थे, हम शरारत करते रहते थे ऑफिस में, लोग आते जाते थे ऑफिस में। उसके बाद 78 में पिताजी एक्सपायर हो गए और 79 में हमने काम शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया। जी जी। और 79 से करीबन 99 मानो 2000 तक हमने बिजनेस किया है, व्यापार किया। और उसके बाद भाई गोपाल कांडा जी 98 में गुड़गांव चले गए और मैं 2001 में बाबा जी की कुटिया में बाबा जी ने मुझे सेवा दी। 2 साल तक मैं बाबा जी के साथ ही कुटिया में रहा था दिन रात। उसके बाद जब बाबा जी चोला छोड़ कर गए तो उन्होंने कहा था ये कुटिया की चाबी ले और कुटिया को संभाल के रखना अच्छी तरीके से। जी।